नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद, अहम निर्णय लिए जाने की उम्मीद। पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी दिया उचित जवाब। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर भाजपा लगातार हमलावर। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तानी मीडिया का हीरो। कोलकाता के एक होटल में लगी आग, 14 जिंदगियां खाक। वहीं विशाखापत्तनम में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, अनुग्रह राशि की घोषणा। और अक्षय तृतीया पर आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि ये खबर जो है वो इस वक्त दिल्ली से आ रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार का आरोप है, 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। तो एक और आरोप हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जैसा कि आम आदमी पार्टी सरकार जो लगातार हमने देखा था कि बीती सरकार जो उनकी थी वो लगातार इसीलिए गई क्योंकि जो लगातार भ्रष्टाचार के मामले जो लगातार चल रहे थे वो अपने आप में कई सवाल पहले भी खड़े कर रहे थे और आज के समय में भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की अब जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस पर अब आगे की भी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का एक बार फिर से उनके ऊपर लगा है। क्लासरूम निर्माण को लेकर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का यह बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर लगा है। शिक्षा नीति जो पिछली सरकार में साफ तौर पर जिसका बोलबाला जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन उसी शिक्षा नीति में क्लासरूम का जो निर्माण है उसमें 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है और इसी पर एफआईआर भी दर्ज की गई है जो कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार पहलू दर पहलू जब तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं तो उसमें जो तमाम घोटाले हुए थे आम आदमी पार्टी सरकार में वो अब उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो 2000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला क्लासरूम निर्माण को लेकर, शिक्षा नीति जिसका डंका आम आदमी पार्टी की सरकार बजाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है वो जस की तस है कि शिक्षा नीति में ही इतना बड़ा घोटाला किया गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और जिसके आरोप में अब एफआईआर दर्ज की गई है। अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, सबसे पहले तो इस पूरी खबर पर नजर डालिए कि किस तरह से अभी जो अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, अब आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की बात करते रहे हैं, लेकिन 10 साल के उनके शासनकाल में कई बड़े घोटाले सामने आए और अभी जो एक बड़ा घोटाला सामने आया मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 2800 करोड़ से ऊपर का ये पूरा मामला है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षा नीति की बात को लेकर और लगातार जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा नीति पर फोकस कर रहे थे उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक टारगेट फिक्स किया था। दिल्ली के जो क्लासरूम है उसकी परिकल्पना की थी इन्होंने प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम की तरह, और उसमें जो इक्विपमेंट लगाने थे उसके नाम पर घोटाला हुआ है। इसमें सत्येंद्र जैन का भी नाम है। इसके अलावा इसमें जो इंजीनियर्स हैं उनको बगैर नियमों को ताक पे रख के उनको ये काम दिया गया और जो तय समय सीमा थी उसमें इस काम को कंप्लीट करना था। लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ टाइम बाउंड के अंदर काम को फिनिश नहीं किया बल्कि इसमें 10% काम भी नहीं हुआ और ये 2800 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है जो अब खुल के सामने आया। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं हरीश खुराना, इसके अलावा जो इस समय दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा,
उनकी उन्होंने एक दिल्ली पुलिस को कंप्लेन दी थी और उस कंप्लेन के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने। एंटी करप्शन ब्यूरो काफी समय से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और जिसके बाद आज उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में ये तय है कि अगर इस एफआईआर की जब जांच आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। और जिस तरह से शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग में मनीष सिसोदिया पहले से एक लंबी तिहाड़ जेल की सजा काट चुके हैं। सत्येंद्र जैन बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहे, उसके बाद क्लासरूम का घोटाला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के गले की तो हड्डी बनी रहा है। लेकिन जो मुश्किलें हैं वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, इनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। गौरव, अमरेंद्र, साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है क्योंकि हमने जब देखा कि तमाम गुणगान उस वक्त किया गया था जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी, ऐसे में अब धीरे धीरे करके जो कलई है वो खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम घोटाले पहले भी उजागर हुए थे और धीरे धीरे करके अब और ज्यादा उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की कार्रवाई अब किस तरह से होने वाली है और किस तरह से अब जो 2000 करोड़ रुपए के एक और घोटाले की जो घोषणा लगातार देखने को मिल रही है, जो एक और घोटाला निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या कार्रवाई और ज्यादा इसमें और ज्यादा सख्त होती हुई नजर आएगी और क्या इसके पेच और भी जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता थे उनके साथ भी जुड़े हुए नजर आएंगे? देखिए गौरव, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी न सिर्फ अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है, बल्कि सत्येंद्र जैन की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें या आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमने दिल्ली की शराब नीति की जो पॉलिसी थी उसमें आपने देखा कि न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल गए, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑलरेडी कई केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं जिसके ऊपर जांच अभी चल रही है। लेकिन ये जो लेटेस्ट घोटाला है, जिस शिक्षा नीति की आप बात कर रहे थे एज ए शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, कि हम दिल्ली के जो स्कूलों के मॉडल को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनाएंगे, दिल्ली के क्लासरूम को डिजिटल करके हम उसकी क्लासरूम की सारी टेक्निक्स को बदलेंगे, क्लासरूम के इंफ्रा को बदलेंगे और उसके नाम पे 2800 करोड़ से ज्यादा का आपने फंड रिलीज कराया और आपने टाइम बाउंड के तहत बोला कि इस स्कीम को हम दिल्ली के स्कूलों में लागू करेंगे। 10 साल आपकी सरकार रही, आप उसमें कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद जब इस मामले को लगातार दिल्ली पुलिस ने एसीबी को ट्रांसफर किया, एसीबी ने जांचा, तो इस मामले में कई कलई खुल रही हैं, जिसके बाद ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ेंगी। और हो सकता है इस मामले में जब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर से जेल में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। और ऐसे सूत्र बता रहे हैं एसीबी के, एसीबी निश्चित तौर पर अमरेंद्र, क्योंकि लगातार घोटाले दर घोटाले हमने देखे और आम आदमी पार्टी को जनता भी इस बात को समझ गई थी, तभी उन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह की जो नीतियां थी और उसके बाद जो रणनीतियां इन्होंने बनाई, वो कहीं ना कहीं इनका खुलासा खुद ही करती हुई नजर आई। जो तमाम हमने देखा कि चाहे हम शराब घोटाले की बात कर लें, उसके बाद जो शिक्षा नीति का सबसे बड़ा इनका मॉडल था वही ध्वस्त होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और बैठक पीएम मोदी के आवास पर जारी है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की 23 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसने आतंकी हमले की निंदा की थी। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को कई बड़े झटके दिए हैं। सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक मोर्चे पर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बनाई गई। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, 6 दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि पारागमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई है। भारत ने कुल 4 आतंकियों में से 2 के पाकिस्तानी होने का खुलासा किया है। अगली खबर का रुख करें तो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गायब बताने वाला पोस्ट हटा दिया है और इस पोस्टर को जारी करने के बाद कांग्रेस चौतरफा घिर गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट की कड़ी निंदा की थी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्कर पाकिस्तान है। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र में उसके माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में
अत्याधुनिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। और वहीं इस बीच पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। हालत यह है कि आतंकी हमले के बाद भी लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने लगातार LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी विवादास्पद पोस्टर पर बवाल बढ़ता जा रहा है और अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सपा के पोस्टर में अखिलेश यादव के आधे चेहरे को बाबा साहेब के आधे चेहरे से जोड़कर दिखाया गया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बाबा साहेब के चित्र के साथ खुद को जोड़ना बाबा साहेब का अपमान है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अखिलेश यादव भ्रम में जी रहे हैं। अखिलेश जी भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा? बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं, ये तो अपमान है बाबा साहब का। उनकी जो उन्होंने योजनाएं दी उनका भी अपमान है। अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद नहीं आ रहा क्या, जब अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से इंजीनियर डिमोट हो गए थे। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर भाजपा लगातार हमलावर है। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। पात्रा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। और वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अपने एक्स संदेश में मायावती ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं। साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना BSP इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। बहराइच में 12 से अधिक मदरसों की जांच की गई, इनमें से 5 को सील कर दिया गया। वहीं 6 से अधिक मदरसों को बिना मान्यता संचालन न करने की चेतावनी दी गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम अजीजिया की जांच की। मदरसा संचालक भूमि, आय व्यय, प्रवेश और छात्र उपस्थिति रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके और इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया। इसके साथ ही मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत और मदरसा अरबिया इस्लामिया को
संचालन न करने की चेतावनी दी गई। जांच के दौरान अधिकांश मदरसे निजी मकानों में बिना कागजात और मानकों के चलते मिले। भारत नेपाल सीमा खुली है। संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। और उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन श्रावस्ती जिले में लगातार 4 दिन से अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रहा है। श्रावस्ती में अब तक 127 जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इलाके में 34 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इसके साथ ही भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा भी ढाया गया। जिले में ये कार्रवाई इसी गति से आगे भी जारी रहेगी। सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। ऐसे में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उधर गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अहमदाबाद के बाद अब आज जूनागढ़ में ऊपरकोट विस्तार के आसपास के इलाके में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुल 59 कब्जे हटाए गए। प्रशासन ने अतिक्रमणियों को पहले नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा था, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और इसीलिए आज प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। जूनागढ़ में जो ऊपरकोट विस्तार है उसके आसपास के जो एनक्रोचमेंट एरिया है वहाँ पे एनक्रोचमेंट का हटाने का सब आयोजन आज हमने किया है और कुल 59 प्रॉपर्टीज है उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है। आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं। और कोलकाता के फलपट्टी माचुआ के पास स्थित एक होटल में मंगलवार रात भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई और इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पुलिस के अनुसार होटल में रात करीब 8:30 बजे आग लगी। आग की लपटें देखते ही देखते इतनी भयानक हो गईं कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता देखते हुए होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। ताज़ा जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोलकाता पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अग्निकांड पर शोक जताया है। अपने एक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि कोलकाता की एक इमारत में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की दुखद खबर बहुत ही परेशान करने वाली और दर्दनाक है। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्निकांड पर शोक जताया है। अपने एक्स संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोलकाता में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम एनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विशाखापत्तनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना रात करीब 2:30 बजे की है। वो मंदिर परिसर के पास ही मौजूद थे, जिस कारण सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दीवार गिरने से हुई मौतों पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश में लिखा, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दीवार गिरने की घटना में महिलाओं सहित कई लोगों की मौत से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।
और वहीं प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दीवार गिरने से हुई मौतों पर शोक जताया है। पीएमओ के एक्स संदेश में कहा गया है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दीवार गिरने से हुई मौतों से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज से उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आज सुबह गंगोत्री के कपाट खुले। गंगोत्री धाम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। और वहीं आज अक्षय तृतीया है और इस तिथि का अपना महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का अपना ही महत्व होता है। इस दिन लोग सोने की खरीदारी और उसमें निवेश करते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी ये दिन खास महत्व का होता है। आज के दिन बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। अक्षय तृतीया विवाह के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। और वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। मानवता को समर्पित ये पावन पर्व हर किसी के लिए सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। और अब बात वेव्स की। भारत का पहला वेव्स शिखर सम्मेलन 1 मई को मुंबई में शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए हमारी संवाददाता दीपिका महतो और श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। मुंबई शहर इस मेगा इवेंट्स को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायोनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन में भारत पेविलियन के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी होंगे, जो मनोरंजन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारत का सबसे पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 होने जा रहा है मुंबई में। और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया तैयार है इस अद्भुत समिट को देखने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए। न केवल पार्टिसिपेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स और फिल्म क्रिएटर्स, लेकिन बिजनेसमैन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। बेसिकली वेव्स बाजार इज लाइक एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म for a lot of creators like me who are writing their projects in both live action, animation, visual effects or any particular category. इस समिट में दुनिया भर से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा लेंगे। मीडिया, फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि वेव सिनेमा की यात्रा का अगला अध्याय है, जहां न केवल मनोरंजन बल्कि एक नए युग की पटकथा लिखी जाएगी। यह दिलों को छूने और दुनिया को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सिनेमा का असली मकसद क्या है। मैं कहता हूँ कि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो दिल तक जाए, जो यादों में रहे, ये दुनिया को जोड़ दे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट जर्नी, जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक नया युग लिखा जाएगा।
भारत की रचनात्मक शक्ति को मजबूत करने और सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से वेव्स सभी उद्योग हितधारकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 मई को करेंगे मुंबई में। और ये समिट न केवल एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने के लिए, बिजनेस को बिजनेस से जोड़ने के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित करने के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, मुंबई। और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान चेपक में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स की टीम को 9 मैचों में 5 जीत और 3 में हार मिली है, जबकि 1 मैच रद्द हुआ है। वहीं 5 बार की चैंपियन सीएसके 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है। अगर चेन्नई इस मैच को जीतने में सफल नहीं होती तो इस टूर्नामेंट में उसका सफर समाप्त हो जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मैच हुए हैं, जिसमें से सीएसके को 16 जबकि पीबीकेएस को 15 मैचों में जीत मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। The world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. Jhakass ideas deserve a Jhakass stage. World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves is where vision meets action, tech meets talent, and dreams go global. और दूसरों की कहानियों पे ताली बजाने का टाइम खत्म, अपनी कहानी लिखने का टाइम आ गया है। One day to go. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।